हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। मैं आपको आज एकदम डिटेल में बताने वाला हूं कि आखिर पीस बोर्ड के बारे में आपको क्या-क्या जानना चाहिए, क्यों ये बना था, कैसे शुरुआत हुई और कहां से कहानी शुरू होती है। क्योंकि आप देखोगे बहुत सारी कहानी उस समय से शुरू होती है जो आज से 2 ढाई साल पहले गुजर चुकी है और वहीं से हमारी ये शुरुआत होती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण हम लोग इसको बनाने पे मजबूर हो गए थे, जिसके कारण हमारा इंडिया जैसा देश उस पे जुड़ना नहीं चाहता है। क्यों बहुत सारे दोस्त देश जो हैं इससे कटने लगते हैं। इवन इजराइल ने इस पे कमेंट क्या करी है, बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। उसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भारत माता की जय। जो भी हो, एक देश यूनाइटेड हो, वो हमेशा एक अलग ही लेवल पे रहता है। सो हमेशा एक साथ बनी रहिए। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि बोर्ड ऑफ पीस जनवरी 2026 में अनाउंस्ड हुआ, तो इसका जो मुख्य कारण है फॉर्म होने का वो क्या है? नाटो को रिप्लेस करना, ग्लोबल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को सुपरवाइज करना अंडर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, create an alternative multilateral platform for conflict resolution outside the United Nations या फिर implement military ceasefire through UN peacekeeping forces। तो बताइएगा जवाब इस वीडियो के अंत में। तो आप एक चीज देखिए कि यहाँ जो मैप बना हुआ है, अभी बोर्ड ऑफ पीस के जो मेंबर्स हैं वो किस कंट्री के हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको जवाब मिलेगा कि चुनिंदा देश ही ऐसे हैं जो इस बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर्स हैं। और आखिर आपको ये भी जानना होगा कि ये बोर्ड ऑफ पीस मेंबर कब तक एग्जिस्ट करेगा। क्या ये लाइफ टाइम रहेगा या फिर नहीं रहेगा। एक छोटे से वॉर से शुरू हुआ ये जो गाजा वॉर, और उसके कारण ये गाजा पीस ऑफ बोर्ड बना, उसके बाद ये पूरा वर्ल्ड लेवल तक जा रहा है कि ये कहाँ तक सही है। इसमें कई देश जो हैं वो शामिल नहीं है। कई देश शामिल नहीं है, जैसे इंडिया शामिल नहीं हुआ अभी तक, चाइना शामिल नहीं हुआ, रशिया शामिल नहीं हुआ, जर्मनी, फ्रांस, बहुत सारे देश जो एक अपने आप में सुपर पावर है वो इसमें शामिल ही नहीं हुए। आपको ये फिगर अच्छा लग रहा है या फिर ये फिगर अच्छा लग रहा है? यूनाइटेड नेशंस के जो 193 कंट्रीज मेंबर्स हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल है और इसमें सबका अपनी बात रखा जाता है, बोलने का तरीका बोलने का स्टेज दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराई जाती है। तो ये जो इफेक्टिव वर्क है ना, ये यूनाइटेड नेशन ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। जबकि ये वाला जो बोर्ड ऑफ पीस का जो मेंबर्स कंट्री है वो काफी कम है। इसके साथ में अगर आप देखोगे दोस्तों, तो ये जो भाई साहब हैं, ट्रम्प भाई साहब, ये बोर्ड ऑफ पीस के राजा माने जाते हैं। क्योंकि अपने आप को उन्होंने तो राजा डिक्लेयर कर ही दिया है कि इसकी जो लेजिटिमेट अल्टीमेट जो हेड होंगे वो ट्रम्प ही होंगे। ये अपने आप को राजा मान करके चल रहे हैं, बोस्ट करना इनको बहुत अच्छे तरीके से आता है। और ये जो पाकिस्तान के कर्मचारी हैं वो इसको लगातार खुश करने पे लगे हुए रहते हैं। आप इसका लोगो देखिए। इस लोगो में कहीं ना कहीं एक यूएसए के फिगर को दर्शाया गया है और वो कह रहा है कि हम यूएसए के हेड हैं और यूएसए के हेड में ये अपने आप में सारा बात को रख करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। शुरू करते हैं कि आखिर ये वॉर कहाँ से स्टार्ट हुआ। ये बोर्ड ऑफ पीस का जो आइडिया है वो कहाँ से आया। देखिए, गाजा वॉर हुए 2 साल हो चुके हैं। अक्टूबर 2023 में जो गाजा वॉर स्टार्ट हुआ था, जहां पे हमास और अदर पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप ने लॉन्च कर दिया था आर्म्ड अटैक इन साउथ इजराइल। उसके बाद से ये वॉर रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो उस वॉर के कारण क्या हुआ, अब गाजा ने हमला कर दिया है, हमास ने हमला कर दिया है ना। तो उसमें मल्टीपल अटैक्स हुए थे एट द सेम टाइम। अब इजराइल की बारी थी। इजराइल को भी जवाब देना था, क्योंकि इजराइल जैसा खतरनाक देश वो तो वॉर के लिए बैठा रहता है। वॉर के लिए वो बैठा रहता है कि कब वॉर हो और हम लग जाए। और ये इन सब चीज़ों में जो भी हम हमारे देश के नज़दीक में जो ज़मीन है उसको हम अपना बना लें। बस हो गया स्टार्ट। एक
झड़प चाहिए थी और उसके कारण एक फुल स्केल वॉर में ये तब्दील हो गया। इसका रिजल्ट क्या रहा? ऑब्वियसली रिजल्ट जो है नेगेटिव ही रहा होगा। कहीं ना कहीं वॉर एक एक दूसरे को बहुत ही गड्ढे और बहुत ही ज़्यादा कैजुअलिटीज़ में लेकर के चली जाती है। यहाँ पे हेवी सिविलियन कैजुअलिटीज़ हुआ, मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ, होना ही है। फुल स्केल वॉर का मतलब ही है मैसिव डिस्ट्रक्शन। लॉन्ग टर्म इनस्टेबिलिटी आ गई रीजन में, ऑब्वियसली आनी है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ये सब घर जो है तहस नहस हो गए, बिल्डिंगें तबाह हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं, लोगों का जो जीवन है वो बहुत ही गंदा हो गया है। आखिर ये बताइए कि जब इतना ज़्यादा वर्सेंट कंडीशन हो जाए एक देश का, जब वहाँ पे रहने के लिए घर ना बचे, पीने के लिए पानी ना बचे, खाने के लिए खाना ना बचे, तो क्या वहाँ पे होगा? ऑब्वियसली एक क्राइसिस आएगी जहाँ पे क्या होगा, जब वॉर 2 साल कंटिन्यू चला, ह्यूमैनिटेरियन कंडीशंस जो गाजा के थे वो खराब से खराब होने लगे। नॉर्मल गवर्नेंस और सिक्योरिटी सिस्टम वहाँ पे कोलैप्स होने लगी क्योंकि कोई सिक्योरिटी ही नहीं है। तब जाकर के ग्लोबल कंसर्न हुआ वहाँ पे कि रिस्क ऑफ रीजनल स्पिल ओवर होनी चाहिए। कोई ट्रस्ट नहीं है इसराइल और हमास के बीच में कब वॉर हो जाए। कोई भी लोकल अथॉरिटी क्लियर नहीं कर रही कि हम लोग गाजा वॉर को मैनेज कैसे करें। तभी जरूरत पड़ती है इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट की। भाई इसमें इन्वॉल्व हो, वरना ये वॉर हमेशा लगातार चलती ही रहेगी। तब जाकर के एक प्रपोजल रखा गया था अगस्त 2025 में फॉर्मर यूके प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जिनका नाम है टोनी ब्लेयर। इन्होंने टेबल पे रखा कि स्टेबलाइज करना है रीजन को और गाजा को रिबिल्ड करना है। तब जाकर के यूएस का सपोर्ट आता है और ट्रंप अपने आप को एक मसीहा की तरह वहां पे दिखाते हैं। 1 सितंबर 2025 को सिमिलर प्लान लेके आते हैं जिसमें टेम्पररी इंटरनेशनल कंट्रोल रहेगा। वहां पे ये भी श्योर होगा कि सिक्योरिटी और रिकंस्ट्रक्शन दोनों साथ साथ में चलेंगे। सिक्योरिटी क्यों और रिकंस्ट्रक्शन क्यों? सिक्योरिटी इसलिए कि अगर वॉर हुआ तो उसमें सिक्योरिटी पहले से ही वो हम मौजूद रहेगी। अमेरिका के कुछ जवान मौजूद रहेंगे, यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग फोर्स मौजूद रहेंगे कि अगर कुछ हुआ तो उनको बचाने के लिए वो लोग रहेंगे। दूसरी बात है, जो वॉर में बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुकी है जगह है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। रिएक्शन कैसा था दोनों का? प्लान वाज पार्सली एक्सेप्टेड। अभी भी इसराइल, मैं आपको एक आर्टिकल दिखाऊंगा जिसमें इसराइल के मिनिस्टर कह रहे हैं इट वाज अ बैड प्लान। सो ये बहुत जब अभी सब कुछ कंट्रीज ज्वाइन कर रहे हैं उसको, अभी से ही वो बोलना स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसराइल गवर्नमेंट और हमास ने, दोनों ने इसका जिक्र अच्छा नहीं किया। फिर आते हैं कि अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का अप्रूवल कब मिला उसे? 17 नवंबर 2025 को एक रिजोल्यूशन पास हुआ जिसका रिजोल्यूशन नंबर था 2803। इस रिजोल्यूशन नंबर से उनको पता चला कि एक नया बोर्ड फॉर्म होना चाहिए। रिजोल्यूशन में क्या लिखा था? रिजोल्यूशन में लिखा है कि क्रिएशन ऑफ बोर्ड ऑफ पीस, और दूसरा इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो है वो गाजा में रहेगी। पर्पस क्या था भाई? रिजोल्यूशन तो फॉर्म हो गया, वो क्या किया ये तो बता दिया, लेकिन इसका पर्पस क्या था? मेनली पर्पस है सीज फायर, दूसरा सिक्योरिटी, तीसरा रिकंस्ट्रक्शन, चौथा अगर कोई रिन्यूड मतलब नया वॉर छिड़ता है तो उससे उसको बचाया जा सकता है। ये सब चीजें इसमें शामिल हो ही रही थी। तब तक ये अपना काम कर देते हैं। एक गाजा पीस एग्रीमेंट केम इनटू फोर्स अक्टूबर 2025 में आया। टोनी ब्लेयर ने 12 अक्टूबर को दिया था। इन्होंने दोनों से बात करा। किससे किससे बात करा भाई? ये पैलेस्टीन के वाइस प्रेसिडेंट अल शेख से बात किया जॉर्डन में। सेम डे वॉर इज ओवर डिक्लेयर किया डोनाल्ड ट्रंप ने। बोर्ड ऑफ पीस क्विकली तो फॉर्म हो गया, लेकिन मेंबर्स अभी भी आने बाकी है। तो जाकर के अर्ली जनवरी में यूनाइटेड नेशन मिडिल ईस्ट पीस एनवॉय जो थे निकोले लादिनोव, वो डायरेक्टर जनरल ऑफ द बोर्ड ऑफ पीस सिलेक्ट हुए। फिर उन्होंने बात किया पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से, पैलेस्टीनियन के वाइस प्रेसिडेंट हुसैन अल शेख से। तो इन दोनों ने जाकर के बात किया, कुछ समझाया कि ऐसा नहीं करते हैं वैसा नहीं करते, तो जाकर के वो लोग थोड़ा सा माने। 11 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस करते हैं बोर्ड मेंबर्स।
यहाँ पे हमास स्पोक्सपर्सन थे हाजिम कासिम। इन्होंने फास्टर क्रिएशन ऑफ ए पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेट कमेटी का गठन करने के लिए रिक्वेस्ट किया। फिर आता है 14 जनवरी, जब सेकेंड फेज स्टार्ट हो जाता है और फर्स्ट मीटिंग उसके साथ में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हो रही होती है। फिर ट्रंप जी अचानक से वहां पे उपस्थित हो जाते हैं और सोशल में बोल देते हैं बोर्ड पीस मैंने बनवा दिया। ये एक ग्रेटेस्ट और मोस्ट प्रेस्टिजियस बोर्ड एवर असेंबल्ड होगा। क्यों होगा? क्योंकि उनको तो $1 बिलियन चाहिए ना। पैसे से तो भूखे हुए हैं, ग्रीड से भूखे हुए हैं, लालच तो भरा पड़ा है इनमें कि हमको कहाँ से पैसा मिलेगा। 17 जनवरी 2026 को अर्जेंटीना को इनवाइट किया गया फाउंडिंग मेंबर की तरह। प्रेसिडेंट जेवियर मिले आए। तुर्की, कनाडा, अल्बेनिया, इन सब को इनविटेशन दिया गया था। अब आते हैं 20 जनवरी को, जब ट्रंप ने क्रिटिसाइज्ड किया यूनाइटेड नेशन को कि ये कभी हेल्प नहीं किया। क्या ऐसा हुआ है? बिल्कुल नहीं। यूनाइटेड नेशन जो बोर्ड ऑफ पीस है वो कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता, मगर ये महाशय जी कह रहे हैं कि रिप्लेस कर देगा यूनाइटेड नेशन को। तो जो छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाया है बोर्ड ऑफ पीस, उसको आप चाह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन से रिप्लेस करें, जबकि यूनाइटेड नेशंस में बहुत सारे देश वहाँ शामिल हैं। एक कंट्री तो है नहीं वहाँ पे, 193 कंट्रीज हैं और सारे के सारे अथॉरिटी है वहाँ पे। सब लोग उनका बात मानते हैं, उन लोगों को अवॉइड नहीं करते, उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी झलकता है। लेकिन इनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की तो चीज़ है नहीं इसमें। फिर बात आती है डावोस की। डावोस स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मीटिंग हुआ। इसमें अनेक लीडर्स को ये सब किया गया। इसराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ये स्किप थे क्योंकि ये आईसीसी अरेस्ट वारंट है इनके खिलाफ में, तो ये इस मीटिंग को अवॉइड किए। अब बात करते हैं कि जो ट्विटर पे जो कमेंट चल रहा है ना इनके खिलाफ में, कि ये कौन सा पीस है, शांति वाला पीस है या फिर ये वाला पीस है। ऑलरेडी ये तो पीस के पीछे ही पड़े हुए हैं। ग्रीनलैंड का पीस चाहिए, वेनेजुएला का पीस चाहिए। अभी तो 100% टैरिफ लगाने वाले हैं कनाडा पे, उनको भी चाहिए कनाडा का जमीन। उनको और भी जमीन चाहिए, इंडियन ओशियन में इनको जगह चाहिए। तो आखिर क्या लेना है इनको? पीस फॉर व्हाट? प्रोटेक्शन फॉर एलीट एक्टर्स कमिटिंग क्राइम्स विद इम्प्यूनिटी, पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एक्सट्रैक्शन एंड एमिनेशन, मतलब भरे पड़े हैं। बोर्ड ऑफ पीस चेयरमैन इज कन्विक्टेड फेलोन, बोर्ड मेंबर्स इंक्लूड अ फ्यूजिटिव वेटेड वांटेड वॉर क्राइम। मतलब क्या क्या ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं ना, आप देख करके दंग रह जाओगे। बोर्ड ऑफ पीस है, पीस नहीं है। फिर यहाँ ग्रीड, स्लॉथ, रैथ, ग्लूटनी, प्ले बॉय, मतलब अनेक ही रकम इनको I mean, एडजेक्टिव्स I मिल रहे हैं। heard about the formation of the Peace Summit, and I was like, is that PIEC? A little piece of Greenland, a little piece of Venezuela. We got one. All we want is peace. सुना आपने एलन मस्क क्या कह रहे हैं? PIEC, नॉट पीस। सो एवरीवन शुड वांट दैट काइंड ऑफ थिंग। तो अब आते हैं कि इजराइल मिनिस्टर ने ट्रम्प का जो बोर्ड ऑफ पीस का बैड प्लान कहा है, इसमें कहा है कि पुशेस फॉर गाजा ऑक्यूपेशन, इससे गाजा के जो ऑक्यूपेशंस हैं वो बढ़ेंगे। ठीक है, ये नहीं होगा इसमें कि कहीं से भी ये गुड प्लान है दोनों देशों के लिए। फिर एक और आर्टिकल यहाँ पे लिखा है यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में। एक आर्टिकल लिखा गया वेलकम टू द जंगल, जहाँ पे ट्रम्प बोर्ड ऑफ पीस गोज ग्लोबल। जब वो गाजा से शुरू हुआ, अगर वो गाजा तक रुकता तो एक पल के लिए इसे माना जाता है कि कुछ इफेक्टिव तो थोड़ा होगा, कि गाजा को थोड़ा रुकवाने में काम कर सकता। मगर जब ये ग्लोबल जाता है तो क्या ये ग्लोबल लीगली कहीं से भी सही है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अमेरिका फर्स्ट ट्रम्पियन वर्ल्ड है। आह, मोदी जी का क्या ही बोलूं मैं। इनका और इनके ये जो तीनों तिगड़म भिड़ा है ना, इन्हीं के कारण कहीं ना कहीं देश बचा हुआ है और भारत माता की जय बोलने में अभी बहुत अच्छा लगता है। फिर आते हैं कि आखिर इंडिया का क्या स्टैंड रहा है और क्यों इससे इंडिया ने डिस्टेंस कर लिया है। पहला कारण है बोर्ड का लेजिटिमेसी और पार्शियलिटी। जो इनका वैधता है, ये कहाँ तक मान्यता है।
क्यों हम इसको मानेंगे कि ये वैधता बढ़िया से है? क्योंकि इसको तो एक अच्छे नज़र से नहीं देखेगा इंडिया, क्योंकि इसमें तो बायस है सिर्फ और सिर्फ ट्रंप का, और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है इसमें। तो ये तो कभी हो नहीं सकता। दूसरा, बोर्ड का परमानेंस क्या है? लॉन्ग टर्म में वायबिलिटी होगा या नहीं होगा? या फिर किसी दिन ट्रंप कह देंगे कि नहीं, इस बोर्ड से मैं एग्जिट कर रहा हूँ, इसमें तो मैं शामिल नहीं रहूंगा, इसमें बहुत ज़्यादा खर्च लग रहा है, $1 बिलियन कौन देगा इसमें? तो भाई सारे छोटे छोटे देश देने के लिए रेडी है। भाई कहाँ से लाएंगे पैसे? $1 बिलियन की जो बात है, करीब करीब 9100 करोड़ होता है। ये बहुत बड़ा रकम है। इतना बड़ा रकम देने में किसी भी देश के पसीने छूट जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस एंड मल्टीपोलैरिटी। अब ये जो मल्टीपोलैरिटी की बात हुई है, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन में तो मल्टीपल लोगों का स्टैंस रखा जाता है। वहाँ पे डेमोक्रेटिक वे में काम किया जाता है, मगर क्या ये ऑर्गेनाइजेशन डेमोक्रेटिक वे में काम करेगा? कौन बताएगा ये? जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, ये तो पार्शियल है ही नहीं, ट्रांसपेरेंट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन लेगा कौन? क्या ट्रंप लेंगे, जो कि अपने आप को हेड डिसाइड कर दिए हैं? क्या ये बोर्ड मेंबर्स कैसे सुनेंगे, मतलब बातें कैसे सुनेंगे सब लोगों का? जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो कैसे आएगी? फिर आता है इजराइल पैलेस्टीन पॉलिसी। क्योंकि इंडिया का अपना स्टैंस रहा है इजराइल को अलग तरह से डील करना, फिर पैलेस्टीन को अलग तरह से डील करना। इजराइल हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, पैलेस्टीन का महत्व उससे बहुत कम है। तो इस टाइम में अगर हम लोग देखेंगे, इजराइल का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम लोग एक दूसरे को यूनिफॉर्म पॉलिसी के बेस पर हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? फिर बात आती है सिलेक्टिव मोरालिटी की, कि भाई वहाँ पे क्या डबल स्टैंडर्ड चलेगा? आप किस तरह से ट्रीट करोगे? पाकिस्तान को जो है वो आप शामिल कर रखे हो एज अ फाउंडिंग मेंबर, क्या वो वहाँ रहने के लायक भी है? या फिर आप देखोगे कि वहाँ पे कौन कौन से देश उसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे? और इसमें अभी भी एक जो बदबू आ रही है ना, वो है वेस्टर्न कंट्रीज की। वेस्टर्न कंट्रीज कहाँ तक इसको जो है शामिल करेगा? आप समझ रहे हैं दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ? आज भी ये कहाँ तक शामिल करेगा? फिर आता है लैक ऑफ क्लियर अकाउंटेबिलिटी की। आखिर आखिर ये अकाउंटेबिलिटी कहाँ से क्रिएट हो रहा है और जनरेट हो रहा है? अकाउंटेबिलिटी जो है, अगर कुछ फेलियर होता है बोर्ड में, तो वो अकाउंटेबल कौन लेगा? सोवरेनिटी और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। समझ रहे हैं दोस्तों? ये जो बातें हो रही है ना, ये कहीं ना कहीं अधूरी बातें हैं। हेलो। सोवरेनिटी की बातें हो रही हैं यहाँ पे। अगर ये नहीं काम चला तो कौन कराएगा यहाँ पे काम? इसीलिए कह रहा हूँ कि अपने देश के स्टैंड को क्लियर रखिए, और इस पूरी सब बोर्ड से थोड़ा दूरी बनाए रखिए। अभी भी ये क्लियर नहीं है कि कैसे इन देश में शामिल किया जाएगा, कैसे क्या होगा काम। बहुत कुछ जानना बाकी है। बट ये बोर्ड ऑफ पीस मेंबर टूटेंगे तो जरूर, पक्का। कोई शामिल नहीं होने वाला इसमें। अच्छा, द बोर्ड ऑफ पीस मेंबर्स जो है, ये बनाया गया है क्रिएट एन अल्टरनेटिव मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आउटसाइड द यूनाइटेड नेशन। इसीलिए बनाया गया है। तो हम लोगों ने इसमें देखा कि कैसे पीस बोर्ड का गठन हुआ, उसमें कौन मेंबर शामिल हुए, कौन उसका चीफ बना। बहुत कुछ जानकारी मिला इसमें। इसके साथ साथ में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि बहुत जो पीस का बात हो रहा है, ग्लोबल पीस का, क्या ये ग्लोबल पीस एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि अभी ट्रम्प भाई साहब के तो 3 साल और बचे हुए हैं। इसमें क्या क्या तबाही वो मचाएंगे, देखना होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय। सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, फॉलो कर लीजिए इसे। फिर मिलते हैं। थैंक यू। नमस्कार।